बच्चों मैं वापस से कनेक्ट कर रहा हूं, कहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं समझिएगा। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्योत्तर काल। कौन सा काल पढ़ रहे हैं? मौर्योत्तर काल। अब देखो मौर्योत्तर काल को समझने के लिए हम जो नए स्टूडेंट है उनके लिए स्पेशली है। देखो ये जो काल है ना, ये दो हिस्सों में बढ़ता है बच्चों। एक में होता है विदेशी आक्रमणकारी, एक कौन सा होता है? विदेशी आक्रमणकारी, और एक होता है स्थानीय शासन। दो चीजें होती हैं। कौन कौन सा? स्थानीय शासन और विदेशी आक्रमणकारी। वापस से सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, विदेशी आक्रमणकारी को हमने कैसे डिवाइड किया है? चलिए हम आप ही से पूछेंगे। चलिए बताइए विदेशी आक्रमणकारी में क्या क्या आएगा? सबसे पहले कौन आएंगे? पढ़ना है ना, पढ़ने नहीं पढ़ेंगे तो कैसे बनेगा काम? हाँ बताइए कौन आएगा? हिंद यवन। तो इन्होंने बोला कि पहला कौन आएगा? हिंद यवन। हिंद यवन आक्रमणकारी। ठीक, दूसरा कौन आएगा? हिंद पल्लव। ठीक है, आपका कहना है हिंद पल्लव, तो चलिए हिंद पल्लव। बच्चों इन्हीं को ईरानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईरानी। अब आज से ये स्टार्ट करेंगे, बेसिकली ये पढ़ाना है अपने को। हाँ, फिर अगला शक। शक या इसी को बच्चों सीथियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीथियन। अगला कौन सा है? कुषाण। कौन सा है? कुषाण। और फिर अगला कौन सा है? हूण। अच्छा, कुषाण जो है बच्चों ये यूची जनजाति से हैं। कौन सी जनजाति से हैं? यूची जनजाति से हैं। अभी आप बस सुनते चलिए ना, जो नए स्टूडेंट है सुनते चलो। अभी मैं जब मैप बनाऊंगा ना तो कनेक्ट हो जाएगा। ये क्या होगा? हूण। तो ये ऐसे कुछ अलग अलग शासन करता थे जो भारत में आक्रमण करते हैं। कब? एंशिएंट टाइम पीरियड में। ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप बात करोगे तो इधर स्थानीय शासन में क्या था? चलो, कौन सा वंश था? शुंग वंश था। कौन सा वंश था? शुंग वंश के बाद कौन सा वंश था? कण्व वंश था। कण्व वंश के बाद कौन सा वंश था? सातवाहन वंश था। सातवाहन वंश के बाद कौन सा वंश था? वाकाटक वंश था। ठीक है, ठीक है। अच्छा बच्चों, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, हिस्ट्री में मौर्योत्तर काल के बाद आप जो अगला काल पढ़ोगे वो पढ़ोगे कौन सा? गुप्त काल पढ़ोगे। गुप्त काल पढ़ते हो। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्वेश्चन ऐसे होता है, देखिए होगा क्या? ये जो टाइम पीरियड चले, इंडिया में अलग अलग शासन चल रहा है। तो पहले कौन शासन करेगा? शुंग करेंगे, कण्व करेंगे, सातवाहन करेंगे, वाकाटक करेंगे। शुंग को हराएंगे कण्व, कण्व को हराएंगे सातवाहन, सातवाहनों को हराएंगे वाकाटक। कौन हराएगा? वाकाटक। और वाकाटक किस तरीके से हारते हैं? वाकाटक के हारने की लंबी प्रक्रिया है, उसको समझाएंगे। वाकाटक को मैंने बताया ना, कल की क्लास में बताया। फिर उसके बाद अच्छा, तो इनका क्या रोल रहता है? तो ये बच्चों देश के अंदर शासन करते हैं, ये देश के बाहर से आक्रमण करते हैं। देश के अंदर तो पहले हिंद यवन के आक्रमण को कौन हराएगा? हिंद यवन के आक्रमण को हराएगा शुंग वंश, है ना। शुंग वंश में भी स्पेशली कौन हराएगा? वासुमित्र। कौन हराएगा? वासुमित्र। यानी हिंद यवन के आक्रमण को कौन हरा देगा? वासुमित्र। फिर हिंद पल्लव का जो आक्रमण है ना, वो भी होगा। तो देखो कण्व वंश का कोई रोल नहीं रहेगा, सातवाहन वंश का भी रोल नहीं रहेगा। तो जो पल्लव है ना वो किस तरीके से हारेंगे आज हम देखेंगे। जो शक है, शक किसकी बात कर रहे हैं? शक। आपको मैंने जब सातवाहन वंश पढ़ाया था तो शक और सातवाहन की लगातार लड़ाई होगी, बताया था ना। शक और सातवाहन की लड़ाई, जिसमें किसका नाम आपने? रुद्रदामन का नाम सुना है, नहपान का नाम सुना है ना। तो नहपान और रुद्रदामन दो राजा रहेंगे जिनके सातवाहनों से स्पेशली लड़ाई होगी। रुद्रदामन की लड़ाई होगी वशिष्ठिपुत्र पुलवामी से होगी। किससे होगी? अच्छा, आपको बच्चों पिछली क्लासेस में मैंने शुंग वंश में कौन कौन से महत्वपूर्ण राजा है उनकी लिस्ट बनाई है, फिर कण्व वंश में कौन से महत्वपूर्ण राजा उनकी लिस्ट बनाई है। तो वो पहले की क्लासेस की चीजें। देखो कुषाण जो है बच्चों वो यूची जनजाति के हैं। और शकों को कौन हराएगा? तो शक पूरी तरीके से हारेंगे नहीं। कुषाण जो है वो शक से ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे। और हूण जो है, शक और हूण लगभग सिमिलर रहेंगे। हूण सबसे कमजोर, उससे मजबूत शक, और सबसे मजबूत कौन आएगा? कुषाण। सबसे मजबूत कौन होगा? कुषाण। इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे समझ लेते हैं ताकि नए बच्चों को भी समझ में आ जाए क्या कहना चाह रहे हैं।
देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां पे मैं अगर शुंग वंश करूं तो गलत है क्या, बताइए? तो शुंग वंश का शासन कहां था? यहां पे। कण्व वंश का शासन कहां था? तो जहां पे मैं लिख रहा हूं कण्व वंश का, यहां पे शासन था। कण्व वंश ने किसको हराया? शुंगों को हराया। तो उनका शासन यहां से लेके यहां पर चला गया। शातवाहन वंश का शासन कहां था? तो शातवाहन वंश का शासन स्पेशली इस तरीके से था। तो पहले शातवाहन कहां रहते थे? प्रारंभ में शातवाहन किधर प्रतिष्ठापित हुए? मतलब महाराष्ट्र की साइड, और फिर बाद में कहां हो गए? आंध्र प्रदेश की साइड। फिर बच्चों अचानक से क्या हुआ, जब शातवाहन कमजोर हुए तो कौन पैदा हुए? वाकाटक पैदा हुए। कौन पैदा हुए? वाकाटक। और वाकाटक का क्षेत्र कौन सा हो गया? ये क्षेत्र हो गया। इसके पहले आपको पता है कि मैंने क्या बताया था? मौर्य। तो मौर्य का कैसा था? मौर्य यहां से लेके यहां तक फैले थे। तो मौर्य हटे तो ये आए, शुंग आए, कण्व आए, सातवाहन आए और वाकाटक आए। तो इनका क्षेत्र ना सीमित रह गया बच्चों, इन क्षेत्रों तक रह गया। तो इसका फायदा कौन उठाएगा? इसका फायदा विदेशी आक्रमणकारी उठाएंगे। तो विदेशी आक्रमणकारी जब उठाएंगे फायदा, तो देखिए कौन होगा? यहां से आक्रमणकारी आना चालू करेंगे। पहले आक्रमणकारी कौन है? हिंद यवन। तो हिंद यवन यहां से आएंगे, तो कुछ इधर जाएंगे और कुछ यहीं रहेंगे। हिंद यवन, ये कौन हो गए? हिंद यवन। इसी तरीके से बच्चों जो हिंद ईरानी लोग हैं, तो ईरानी लोग कैसे करेंगे? वो भी ऐसे आएंगे, और आएंगे तो ये दो कौन कौन से? ये हो गए बच्चों हिंद पल्लव वाले, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ईरानी बोल रहे हैं। और ये कौन से हो गए? ये कौन से हो गए? ये कौन से हो गए? हिंद यवन। कौन से हो गए? हिंद यवन। दो हो गए। अब बच्चों मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यहां पे मैप में अलग से बताऊंगा ताकि आपको और अच्छे समझ जाए। अगर आप बच्चों इस भारत को ऐसे समझोगे, यहां पे बच्चों यहां से एक जनजाति है जो इधर जाती है, फिर यहां से, ये जनजाति का नाम है शक। क्या नाम है? शक। शक ऐसी पहली जनजाति रहती है जो भारत के ऊपर स्थित रहते हैं और कहां जाते हैं? मध्य एशिया जाते हैं। कहां जाते हैं बच्चों? मध्य एशिया जाते हैं। समझिएगा, ये जो पूरा क्षेत्र है बच्चों, ये पूरा मध्य एशिया का क्षेत्र है। जब आप पूरा विश्व इतिहास समझेंगे ना, तो विश्व इतिहास में सर्वाधिक लड़ाई इन क्षेत्रों को जीतने के लिए हुई है। किन क्षेत्रों को जीतने के लिए? इन क्षेत्रों को जीतना चाहते थे सभी लोग यहां पे बैठना चाहते थे। लेकिन यहां पे बैठने के लिए वो अलग अलग पड़ोसी देशों पे आक्रमण करते थे। तो पड़ोसी देश में कौन सा एक रिच देश था? भारत। तो यहां के लोग यहां आते, पैसा लूटते और फिर वापस यहां चले जाते। जब आप मुगल काल पढ़ोगे तो बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे अकबर हो, चाहे जहांगीर हो, ये आया ही कैसे? बाबर यहाँ इंडिया क्यों आया? बाबर एक्चुअली में, बाबर के संदर्भ में कहा जाता है बच्चों कि बाबर पूरे इस क्षेत्र को जीतना चाहता था। इस क्षेत्र को जीतने के लिए यहाँ लड़ाई करता है। बाबर अपने जीवन में जितने युद्ध लड़ता है सभी युद्ध हार जाता है। तब अंत में जाके वो एक युद्ध के लिए कहा, मतलब उस क्षेत्र से जब हार जाता है ना, तो वो यहां आता है, भारत आता है। और बाबर ने बाबरनामा लिखा है जब, तो बाबरनामा में लिखा एक लाइन लिखी है कि क्या हुआ जो मैदाने जंग हार गए, अभी पूरी जमी तो नहीं हारी है। तो क्या होगा? इधर ना पूरे जीवन में सबसे निराश हो जाता है वो कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, मैं एक ऐसा राजा हूं जो अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं जीत पाया। तो वो यहां से करके जब यहां आता है, और फिर क्या होता है? 5 लड़ाइयां लड़ता है पानीपत युद्ध के पहले, छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ता है। फिर अगली जो 1526 में जब लड़ाई होती है, तो पानीपत की लड़ाई होती है किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी, है ना। तो पानीपत का युद्ध लड़ता है और फिर जीतता है, फिर मुगल राज्य की स्थापना करता है। मैं आपको उस कंटेक्स्ट से बता रहा हूं कि सभी लोग कहां जीतना चाहते थे? इस क्षेत्र को जीतना चाहते थे। तो बच्चों शक भी जब आए ना, तो शक सबसे पहले कहां की तरफ मूव किए? मध्य एशिया की तरफ। लेकिन उनको यहां दिखा कि यहां तो ऑलरेडी बहुत खतरनाक लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने क्या किया? उनकी एक शाखा जो थी, उनकी एक शाखा वो इस तरीके से फिर भारत की तरफ आ गई।
कहां आ गई? अब समझिएगा, इसकी दो शाखाएं बनेगी बच्चों। मैं अभी शक पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। इसकी दो शाखा बनेगी। एक शाखा रहेगी बच्चों जो भारत में बरार क्षेत्र में रहेगा। बरार क्षेत्र का मतलब होता है बच्चों वर्तमान का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और थोड़ा सा गुजरात का हिस्सा। और जो दूसरी शाखा होगी वो रहेगी महाराष्ट्र, नासिक, पुणे वाली शाखा। ये किसकी बात हो गई? शक की बात होगी। ध्यान से सुनते चलिएगा, समझ नहीं आएगा नहीं तो मैं पढ़ा दूंगा बच्चों, आप रट भी लोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे कि इतिहास में हो क्या रहा है। ये हो गई पहली बात। दूसरी चीज, कुषाणों के बारे में मैं बच्चों बता दे रहा हूं मैप से, डायग्राम से। देखो कुषाण भी बच्चों यहीं के थे, तो कुषाण के साथ ऐसा था बच्चों। कुषाण के बारे में समझिएगा, पूरा बेसिक चल रहा ना अभी। कुषाण स्पेशली बच्चों यूची जाति से थे। कौन सी जनजाति से थे? यूची जनजाति से थे। और यूची जनजाति बच्चों दो हिस्सों में टूटती है। एक कहलाती है बृहद यूची और दूसरी कहलाती है छोटी यूची। जो बृहद यूची होती है बच्चों वो अगेन 5 अलग अलग शाखाओं में बढ़ते हैं। कितने शाखाओं में बढ़ते हैं? 5 अलग अलग शाखाओं में बढ़ते हैं ये कुषाण लोग। अब ये जो कुषाण 5 अलग अलग शाखा, अब समझिएगा बच्चों, यहाँ पे ऑलरेडी लड़के बृहद यूची और छोटी यूची में बटे और फिर उसके बाद ये जाके क्या हुआ? 5 अलग अलग शाखाओं में बढ़ गए। अब ये आपस में लड़ रहे हैं कि कौन सी शाखा मजबूत होगी। तो इसमें से कोई एक शाखा जो कनिष्क और कुषाण की शाखा, जो कुषाण कहलाते हैं, स्पेशली आते हैं इंडिया, सेंट्रल इंडिया में, तो वो ना बच्चों देखिएगा यहां से लेके इस क्षेत्र पे कब्जा अच्छा करते हैं। भारत के इन क्षेत्रों पे कब्जा करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? कुषाण भारत के उत्तरी क्षेत्र पे ही कब्जा कर पाते हैं अच्छे से। उसके बाद आप समझना, यहां से कौन आए हैं? शक आए हैं, तो वो एक क्षेत्र को कब्जा किए हैं। और शक आए हैं तो इस क्षेत्र को कब्जा किए हैं। अगर आप इसको इस तरीके से बनाओगे तो समझ में आएगा। समझ रहा? तो कुषाण का कब्जा कहां पे है बच्चों? तो कुषाणों का कब्जा आप समझिएगा स्पेशली इन क्षेत्रों पे, इन क्षेत्रों पे। समझ में आया कि नहीं आया? कुषाण कहां बैठे हैं? यहां पे, इन क्षेत्र पे। शक कहां बैठे हैं? यहां और यहां पे। कुषाण और शक क्लियर हो गया। हूण की एंट्री नहीं हो पा रही, हूण एंट्री नहीं ले पा रहे। हूण आते, देखो हूण क्या है? हूण पीछे के रास्ते से जितना मौका मिल रहा है आ रहे हैं। तो किस क्षेत्र को जीत पा रहे हैं? स्पेशली पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों पे रह रहे हैं। और जैसे ही मौका मिल रहा है वो भारत की तरफ अंदर एंट्री ले रहे हैं। तो तीनों की स्थिति समझ में आ गई। किसकी स्थिति समझ में आ गई? शक की, कुषाण की और हूण की। ये क्लियर हुआ। ये तीनों कहां से आए हैं? तीनों बच्चों उत्तर भारत के ऊपर से, और तीनों जनजाति समुदाय हैं, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जनजाति समुदाय कौन सा था? कुषाण था। अच्छा, इतना सब क्यों बताया? इसलिए बताया कि बच्चों कुषाण जिन सेनापतियों को रखेंगे, जो सेनापति कुषाण के लिए काम करेंगे, वो सबसे स्ट्रॉन्ग सेनापति होंगे। कैसे होंगे? सबसे स्ट्रॉन्ग। उनकी सेनाएं सर्वाधिक अच्छी होंगी, जिसकी वजह से कुषाण से ही कुषाण के सामंत अर्थात कुषाण के सेनापति बाद में जाके गुप्त वंश कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? और ये गुप्त वंश इतने खतरनाक होंगे, सुनिएगा, गुप्त वंश इतने खतरनाक होंगे, इतने खतरनाक निकलेंगे कि आगे देखिएगा आगे क्या होने वाला है। मैप से मिलाते चलिए, मैप समझ में आ जाएगा तो पूरा स्टोरी लाइन समझ में आ जाएगा। देखो गुप्त इतने खतरनाक होंगे बच्चों कि गुप्त मान लो, गुप्त यहां बैठे, गुप्त यहां मान लो बैठे, तो गुप्त किसको हराएंगे? पूरी तरीके से कुषाणों को हरा देंगे। कुषाण को हरा दिया, कुषाण इस क्षेत्र में बैठे हुए थे। फिर गुप्त किसको हराएंगे? गुप्त हराएंगे शकों को हरा देंगे। इस पूरे क्षेत्र पे गुप्त का कब्जा हो जाएगा। मतलब अगर आप गुप्त को देखोगे तो गुप्त किसको हरा देंगे? कुषाणों को हरा देंगे। गुप्त किसको हरा देंगे? शकों को हरा देंगे। गुप्त और किसको हरा देंगे? तो गुप्त हूणों को हरा देंगे। किसको हरा देंगे? कुल मिला के गुप्त इतने स्ट्रांग हो जाएंगे। गुप्त के स्ट्रांग होने के पीछे का रीजन समझ में आया? क्यों? इतने क्षेत्र में गुप्त बैठ जाएंगे। इन क्षेत्र पे कौन आ जाएगा? गुप्त। अभी पिक्चर में एक चीज बताओ, यहां पे शुंग था, शुंग को हराया कण्व, कण्व को हराया सातवाहन, सातवाहन को हराया वाकाटक। वाकाटक का क्या होगा? तो वाकाटक को छोटे वंश हराएंगे। वाकाटक को स्पेशली कलचुरी और मेघ वंश के लोग हराएंगे। कौन हराएगा? और कलचुरी और मेघ वंश को कौन कैप्चर करेगा? गुप्त वंश के लोग कैप्चर कर देंगे।
समझ रहे हो क्या कहना? तो इस तरीके से पूरा स्टोरी लाइन है। ये लाइन अपने को समझने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, तो आप ये समझिएगा ये चीज होने वाली कि गुप्त का कब्जा इस तरीके से होने वाला है। ये किसका मैप हो गया? गुप्त साम्राज्य का। अब बच्चों थोड़ा सा डिस्कशन और हो जाए। मतलब ना देखो, आज क्लास में रटवा नहीं रहे कि इतिहास में क्या हो रहा है, वो पिक्चर बता रहे हैं, इमेज बता रहे हैं क्या क्या हो रहा है। देखो अब क्या होगा समझना, शक, कुषाण, हूण, ये सब कहां के हैं? चीन के साइड के लोग हैं। हिंद यवन और हिंद पल्लव ये कहां के लोग हैं बच्चों? ये पश्चिम एशिया के साइड के लोग हैं। अच्छा, ये दोनों से सब कुछ सीख के सब किसके पास चला जाता है? गुप्त के पास चला जाता है। तो गुप्त, अब समझना गुप्त के बारे में, गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसके पीछे का रीजन है बच्चों, शकों से उन्होंने कुछ चीज सीखा, कुषाणों से कुछ चीज सीखा, हूणों से कुछ चीज सीखा, कुछ हिंद पल्लव से सीखा, कुछ हिंद यवन से सीखा। जैसे गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली। अमरावती शैली का डेवलपमेंट किया है सातवाहनों ने। ये शैली क्या है? मूर्ति कला के 3 तरीके होते हैं। जैसे गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाना है तो 3 तरीके से बनती है। गांधार शैली में बनती है, मथुरा शैली में बनती है, अमरावती शैली में बनती है। अच्छा, तीनों शैलियों का विकास कब हुआ है? कुषाण काल में हुआ। और कुषाण के सामान कौन थे? गुप्त। तो कुषाण की पूरी चीज को कौन अडॉप्ट कर लिया? गुप्त। इसलिए प्राचीन भारतीय इतिहास में पहली बार मंदिर वास्तुकला, क्या बोल रहा हूं? मंदिर वास्तुकला, मतलब मंदिर निर्माण की प्रक्रिया किसने चालू की? गुप्त ने। सर जो आप मंदिर देखते हो ना आज, ये मंदिर का प्रारंभ किसने किया? गुप्तों ने किया। इनको आइडिया कहां से आया? सभी से उन्होंने सीखा। अच्छा देखो कैसे सीखा तो आप समझना। यहां से उन्होंने जो यूनान, ग्रीक, बैक्टीरिया और मध्य एशिया में जो भी कल्चर था, भगवान को जैसा मानते थे, जैसी मूर्ति बनाते थे, जैसा कुछ भी चीज चलता था, वो कहां से सीखा उन्होंने? हिंद यवन से सीखा, हिंद पल्लव से सीखा। कहां? वेस्टर्न एशिया और यूनान। और कुषाण, शक और हूण, ये जो बच्चों, जब आप अभी थोड़ा सा और समझाएंगे, जब आप और पढ़ाएंगे तो बच्चों जब आप हिंद यवन पढ़ोगे तो हिंद यवन में ना 2 तरीके के वंश रहेंगे, जिसमें एक व्यक्ति रहेगा जिसका नाम हेलियोडोरस रहेगा। हेलियोडोरस भारत आएगा और भारत में उसको एक व्यक्ति मिलेगा शुंग वंश का, जिसका नाम है भागभद्र। क्या नाम है? और भागभद्र शुंग वंश का वो राजा रहता है जो भागवत धर्म की स्थापना करता है। किस धर्म की स्थापना करता है? भागवत धर्म, वही हिंदू धर्म है। कौन सा धर्म है? तो वो जो व्यक्ति हेलियोडोरस रहता है वो आता है, हिंद यवन का एक व्यक्ति रहता है ना, हिंद यवन का ही एक राजा रहेगा, उस राजा का ही राजदूत रहता है, जो कहां आता है बच्चों? भारत आता है। क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। हिंद यवन का एक राजा है, उस राजा का एक राजदूत है जिसका नाम है हेलियोडोरस। वो कहां आता है? भारत आता है। भारत में कौन बैठा हुआ है? शुंग वंश बैठा हुआ। अभी अब कहानी को और पीछे ले जाओ, शुंग वंश बैठा हुआ। शुंग वंश में एक राजा है जिसका नाम है भागभद्र। क्या नाम है? तो भागभद्र की शरण में आता है तो उसको समझ में आता है कि भारत में एक धर्म है जिसे भागवत धर्म कहते हैं। कौन सा धर्म कहते हैं? अब भागवत धर्म के बारे में जब वो जानता है तो भागवत धर्म की दीक्षा ले लेता है। जब वो भागवत धर्म की दीक्षा ले लेता है तो वो गरुड़ स्तंभ की रचना करता है, मतलब गरुड़ स्तंभ लिखता है और गरुड़ स्तंभ में बताता है कि किस तरीके से चीजें होनी चाहिए। और भागवत धर्म को जब आगे एक्सपैंड करोगे तो वहीं से निकल के आएगा बच्चों वैष्णव धर्म, वहीं से निकल के आएगा शैव धर्म, वहीं से निकल के आएगा शाक्त धर्म। वैष्णव धर्म मतलब विष्णु की पूजा, शैव धर्म मतलब शिव की पूजा, और शाक्त धर्म मतलब शक्ति की पूजा, दुर्गा की पूजा। समझ गए? इसके पहले कौन सा धर्म चल रहा है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म। उसके पहले कौन सा धर्म चल रहा है? प्रकृति धर्म। उसके पहले कौन सा धर्म चल रहा है? तो हर वो चीज हमारे लिए धर्म के रूप में काम करे थे जो मनुष्य के जीवन जीने में सहायक है। जैसे कि जब पाषाण काल आया तो कौन सा धर्म? जो चीज मनुष्य के जीवन जीने में सहायक है वही धर्म है मनुष्य के लिए। जब सिंधु घाटी की सभ्यता आई तो कौन सा धर्म आया? मातृ देवी की पूजा या प्रकृति पूजा। जब वैदिक धर्म आया तो कौन सा धर्म आया? इसमें मनुष्य का मतलब प्रकृति पूजा की जगह मानवीय रूप आ गया। इंद्र की पूजा, अग्नि की पूजा, नाशत्य की पूजा, वरुण की पूजा आया, ऐसा आया। फिर कौन सा धर्म आ गया? जैन धर्म आया। फिर कौन सा धर्म आया? बौद्ध धर्म आया। फिर पुष्यमित्र शुंग ने वापस से कौन सा धर्म लेके आया? वैदिक धर्म लेके आया। उसी वैदिक धर्म का एक और एक्सटेंशन कौन लेके आता है? भागभद्र। कौन सा धर्म लेके आता है? भागवत धर्म। और भागवत धर्म में कौन सा धर्म आएगा? शैव धर्म, वैष्णव धर्म और शाक्त धर्म। बच्चों इतना नहीं, इसके बाद सुनना, जो शैव धर्म है ध्यान से सुनिएगा नहीं तो समझ नहीं आएगा। विष्णु का धर्म है अर्थात वैष्णव धर्म है और शाक्त धर्म, ये 3 तरीके का धर्म होगा ना। जब ये शक, कुषाण, हूण, इनका कोई धर्म नहीं था, ये जनजातीय समुदाय थे। जब ये भारत आते हैं
जब ये भारत एंट्री देते हैं, इनको ये समझ में आता है कि अगर भारत में राज करना है तो भारत में जो धर्म चल रहा है उसको हमें अनुकरण करना होगा। तो याद रखना, सातवाहनों ने कौन सा धर्म अपनाया था? वैष्णव धर्म। उसमें से मैंने आपको बताया था कि रुद्र सिंह नाम का एक व्यक्ति है, किसने कौन सा धर्म अपनाया था? शैव धर्म। तो सातवाहनों ने कौन सा धर्म अपनाया? वैष्णव धर्म। लेकिन सातवाहनों के पूरे राजाओं का नाम किसके आधार पर था? माताओं के नाम के आधार पर था। यानी कि वो किसका, जैसे वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये नाम है तो किसके आधार पे है? माताओं के नाम के आधार पे है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या, सातवाहनों ने मात्र सत्तात्मक समाज की रक्षा की और माताओं को एक विशेष स्थान दिया, जो किसको बताता है? शाक्त धर्म के डोमिनेंस को बताता है, वैष्णव धर्म के डोमिनेंस को बताता है। बच्चों, शक, कुषाण, हूण की बात करूंगा तो कुषाण सबसे सक्सेसफुल रहते हैं और कुषाण कौन सा धर्म अपनाते हैं? शैव धर्म अपनाते हैं। अगर कुषाण उस समय शैव धर्म नहीं अपनाते तो शायद कुषाण भारत में इतने स्थायी तरीके से इतना अच्छे से नहीं रह पाते। इससे ये समझ में आता है, इससे मैसेज आता है आज के प्राइम मिनिस्टर के लिए, आज के प्रेसिडेंट के लिए कि अगर आपको भारत में सौहार्द तरीके से काम करना है तो आप एक धर्म को लेकर नहीं चल सकते। आप एक धर्म को लेकर कुछ सालों तक अच्छे से चल सकते हो, लेकिन एक टाइम आएगा कि आपको सहिष्णु धर्म को अपनाना पड़ेगा। ये मैसेज हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? वी लर्न अ लॉट फ्रॉम आवर पास्ट एंड आफ्टर द लर्निंग वी कैन यूज ऑल दोज थिंग्स व्हाटएवर वी हैव लर्नड इन द पास्ट, यूज फॉर फ्यूचर। इसलिए हम इतिहास पढ़ते हैं। तो यहां से ये समझ में आता है। तो बच्चों, शैव धर्म का अनुकरण किसने किया? कुषाण ने किया। इसलिए कुषाण डोमिनेंट रहे। और कुषाण से कौन आ गया? गुप्त। और गुप्तों को यह समझ में आया कि अगर हमें अपने आप को स्थायित्व रूप से बनाना पड़ेगा तो हमें लोगों को जोड़ना है। लोगों को जोड़ने के दो तरीके हैं, या तो शिक्षा के माध्यम से जोड़ो या तो धर्म के माध्यम से जोड़ो। अभी देश कैसा जुड़ा हुआ है? भारत का बच्चा बच्चा तो जोड़ा गया है। ठीक है। उसी तरीके से गुप्तों ने क्या किया? लोगों को जोड़ने के लिए धर्म की संकल्पना लेके आई। लोगों को जोड़ने के लिए किसके? साक्ष्य, शिक्षा, इन सब की संकल्पना लेके आएंगे। धीरे धीरे विकास होगा। गुप्त काल में सर्वाधिक साहित्य का विकास होगा। लोगों को इंफॉर्मेशन, आप सुनते ना, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, शून्य की खोज, ये सब किस काल में होगा? गुप्त काल में होगा। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ऑपरेशन को लेके, बॉडी ऑपरेशन सबसे पहले शल्य चिकित्सा किसने किया? सुना है ना। ये सब काल किसके काल में होगा? गुप्त के काल में। और गुप्तों ने कहां से सीखा है? गुप्तों ने इन सब से सीखा है। सबसे सीखने के बाद उसको भारत में क्या किया? अच्छे से इंप्लीमेंट करने का काम किया। ये समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। तो बच्चों, ये पूरी पिक्चर हो गई। मतलब हमको ये समझ में आता है, वापस से पिक्चर को वापस से दिखाते हैं, हमको यह समझ में आता है कि मौर्योत्तर काल एक कोई टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में दो तरीके की चीज होगी। एक स्थानीय राजा शासन कर रहे हैं, एक तरफ विदेशी राजा शासन कर रहे हैं। स्थानीय राजा में एक शुंग वंश है, एक कर्ण वंश है, एक सातवाहन है, एक वाकाटक है, जिसमें शुंग को कर्ण हराते हैं, कर्ण को सातवाहन हराते हैं, सातवाहन को वाकाटक हराते हैं। लेकिन इस पिक्चर के पहले में दूसरी पिक्चर चलती रहती है। ये जो है ये मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं, ये मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं। और ये कहां के हैं? तो ये बच्चों, ये उत्तर भारत और चीन से आए हुए लोग, उत्तर भारत और चीन से आए हुए लोग। तो ये क्या करते हैं? ये भी भारत पर अटैक करते हैं, ये भी भारत पर अटैक करते हैं। इनमें सबसे सफल कौन सा होता है? कुषाण होते हैं। और कुषाण से ही कौन निकलते हैं? गुप्त निकलते हैं। क्योंकि कुषाण के ही अच्छे अच्छे सेनापति, अच्छे अच्छे सैनिक क्या बना देते हैं? गुप्त वंश का एक चीज बना देते हैं, तो गुप्त निकलते हैं। इसके बाद किसकी शुरुआत होती है? गुप्त काल की शुरुआत। मैंने ये आपको पढ़ा दिया है डिटेल करके। मैं आपको ये पढ़ाना चाह रहा हूं आज। तो आज जो हम अब लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, अब जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे। लेकिन सुनिएगा, पिक्चर में एक बार वापस से आप सभी लोग देखिए क्या क्या हुआ। शुंग दिखा, कर्ण दिखा, सातवाहन दिखा, वाकाटक दिखा। यहां पे कौन है? तो बच्चों, ये है हिंद यवन, ये है हिंद पल्लव, जिनको क्या कहते हैं? ईरानी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ईरानी भी कहते हैं। हिंद यवन और हिंद पल्लव। और जो ऊपर से आएंगे उसमें एक कौन सा हो गया? शक। शक की कितनी शाखा? एक हो गया नागपुर और नासिक वाली शाखा बच्चों, एक हो गया बरार, संयुक्त राष्ट्र बरार वाली शाखा हो गई। ठीक है, ये दो शाखा हो गई। इसके बाद क्या होगा? ऑर्डर भी यही रहेगा ना बच्चों। सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले आएंगे बच्चों हिंद यवन आएंगे। कौन आएंगे? हिंद यवन। और हिंद पल्लव और शक दोनों साथ में आएंगे, लेकिन शक एंट्री पहले कर ले जाएंगे भारत, और फिर बाद में कौन एंट्री करेगा? पल्लव करेगा। और कुषाण क्या होगा? शक के बाद आएंगे और हूण सबसे बाद में आएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं? ये दोनों एक साथ हैं, इसको एक साथ लेकर आए, लेकिन इनसे पहले एंट्री कौन कर लेगा भारत में? इनसे पहले शक। लेकिन शक और फिर इनके बीच रहेगा तनातनी चलेगा, अभी समझेंगे कैसे।
समझ में आया ये चीज? शक, कुषाण, हूण, वाकाटक, सातवाहन, और ये किस तरीके की चीज है? कुषाण आएंगे तो कुषाण के कौन सी जनजाति के हैं? युचि। बच्चों ये फंडामेंटल है ना, इसलिए ध्यान दो। कुषाण कौन सी जनजाति के हैं? युचि। युचि की कितनी जनजाति है? बृहद और छोटी युचि। बृहद युचि की कितनी शाखाएं हैं? 5। इन 5 शाखाओं में सभी लोग में जो सबसे सफल शाखा वो शैव उपासक होगी और शैव मतावलंबी होगी, शैव धर्म को फॉलो करेगी। तो किन क्षेत्रों पे कब्जा करेगी? इन क्षेत्रों पे अच्छे से कब्जा कर लेगी। शक यहाँ बैठे हैं, शक यहाँ बैठे हैं, हूण इनके जस्ट पीछे बैठे हुए। जैसी शक कहीं से हारते हैं तो हूण अटैक कर देते हैं। और देखो समझना, शकों को, चाहे कुषाण को, चाहे हूण को, इन सब को किसने हराया है? इन सब को गुप्त ने हराया है। किसने हराया? अब ध्यान से सुनो, शकों को किसने हराया ना स्पेशली? तो देखो, कुषाण को हराया श्रीगुप्त ने। किसने हराया? श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त ने कुषाणों को हराकर किसकी स्थापना की? गुप्त वंश की स्थापना की। अच्छा, शकों को किसने हराया? तो विक्रमादित्य ने हराया, चंद्रगुप्त द्वितीय बोलते हैं। क्या ना बोलते हैं? और हरा के सकारी, शक का अरी, देखो क्या बोलते हैं? सकारी मतलब शक प्लस अरी, और अरी का मतलब होता है बच्चों जो शकों का शत्रु है। कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य बोलते हैं, है ना। इसके बड़े भाई का नाम रामगुप्त, अभी स्टोरी पढ़ेंगे जब गुप्त काल में तथ्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया, किसको हराया? शकों को है। और एक कौन है? स्कंदगुप्त बच्चों। कौन है? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त किसको हराया? हूणों को हराया। और 3 लोगों ने तीनों को हरा के साइड कर दिया, ठीक है। अच्छा, हिंद यवन को किसने हराया था? वासुमित्र शुंग ने। वासुमित्र शुंग ने हिंद यवन को, ठीक है। देखते चलो, अभी देख लो। अब क्या होगा? गुप्त ऐसे आ जाएगा, गुप्त पूरी जगह कब्जा कर लेंगे। और फिर गुप्त क्या होगा? गुप्त बहुत ज्यादा उत्कृष्ट काल आएगा। देखो, कुषाण सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाएंगे। कौन? कुषाण। तो कुषाण से कौन सीखेगा? गुप्त। अच्छा, कोई भी राज्य या कोई भी वंश अच्छा सोने का सिक्का चला रहा है, अच्छा चांदी का सिक्का चला रहा है, अच्छा शीशे का सिक्का चला रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि वो राज्य अपने आप में बहुत समृद्ध है और अच्छे अच्छे सोने के सिक्के चला रहा है। बच्चों, सोने के सिक्के चलाने में आपने सातवाहनों को जब मैं पढ़ाया था तो सातवाहनों ने अपनी जमीन दान में दे दी, तो इसकी वजह से उनको क्या कहा गया? अग्रहार कहा गया। सातवाहनों ने शीशे से संबंधित सिक्के चलाए। देखो, चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाएगा, आगे पढ़ोगे। तांबे के सिक्के चलाए जाएंगे, सोने के सिक्के चलाए जाएंगे, शीशे के सिक्के चलाए जाएंगे। ये सब कौन चलाएगा? गुप्त चलाएंगे अपने। और गुप्त क्यों चलाए? क्योंकि जितना सबका खजाना था अंतिम में आया किसके पास? गुप्तों के पास। इसलिए गुप्त काल को एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। उसके पीछे का लॉजिक ये है, ठीक है। तो अब बच्चों हम स्टार्ट करेंगे हमारा विदेशी आक्रमणकारी। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? अच्छा, विदेशी आक्रमणकारी में बच्चों सबसे पहले आएगा हिंद यवन। अब आपकी किताब में जो आपको दिख रहा होगा ईरानी आक्रमणकारी दिख रहा होगा, दिख रहा है? अरे ये पहले पढ़ा चुका हूं। ईरानी आक्रमणकारी और सिकंदर का आक्रमण किसके काल में हुआ है? मौर्य काल में हुआ, इसलिए वो पहले की कहानी है। बट आपकी बुक में एक साथ विदेशी आक्रमणकारी दे दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब अगला जो आक्रमण होगा वो कौन सा आक्रमण होगा? हिंद यवन आक्रमण होगा बच्चों। कौन सा आक्रमण होगा? हिंद यवन। अब यहां से मैं जो बताते जाऊंगा, यहां से फिर स्टोरी कनेक्ट करते जाऊंगा, आप समझिएगा। देखिए, स्टार्ट करें तो बच्चों हिंद यवन आक्रमण को हम 2 तरीके से बांटेंगे। एक को बोलेंगे यूथेडेमस और ये एक को बोलेंगे यूक्रेटाइडस। ये क्या बता रहे हो सर? तो सुनिएगा, यूथ्रेडेमस थोड़ा कठिन नाम है, यूक्रेटाइडस नाम कठिन है, दर्शन अभी करा देंगे तो एकदम इजी हो जाएगा। हिंद यवन की कितनी शाखा? 2। एक को क्या कहा गया? यूथ्रेडेमस, और दूसरे को क्या कहा गया? यूक्रेटाइडस। यूथ्रेडेमस जो है बच्चों कुछ नहीं, देखो ये सिर्फ इतनी सी बात है। अरे यार, देखो ध्यान से इधर देखिएगा बच्चों।
हिंद यवन है जो आक्रमण किए हैं, और मैंने बोला था ना कितनी शाखा हैं, 2, तो एक शाखा ऊपर और एक शाखा नीचे। तो एक इसमें क्या कहला रही है, यूथ्रेडेमस, क्या कहला रही है, यूथ्रेडेमस, और एक क्या कहला रही है, यूक्रेटाइडस। तो याद रखिएगा बच्चों, जो यूक्रेटाइडस है, ऐसा कर देते तो शायद आपको ज्यादा अच्छा लगे। क्या क्या दिख रहा है, यूक्रेटाइडस और यूथ्रेडेमस। क्या किए हो सर, वही तो लिख दिए हो। नहीं, ये यहां बैठी है और ये यहां बैठी, समझ आया? अब समझना, ये जो स्थान है बच्चों, ये पाकिस्तान का स्थान। कौन सा स्थान है, पाकिस्तान। और ये जो स्थान है बच्चों, ये गांधार और तक्षशिला का स्थान है। कहां, कौन सा स्थान है, तक्षशिला का स्थान है। तो हिंद यवन भी जो आए वो दो तरीके शाखाओं में बटे। और आपको पता है कि हिंद यवन का पहली बार क्वेश्चन पूछता है ना, क्वेश्चन क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव, हिंद यवन का पहली बार आक्रमण किसके काल में हुआ है, तो पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ है। किसके काल में हुआ है बच्चों, पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ। अब फिर पूछेगा हिंद यवन के आक्रमण को पूरी तरीके से किसने परास्त किया, तो पूरी तरीके से वसुमित्र ने परास्त किया था। किसने परास्त किया था, वसुमित्र ने परास्त किया था। कहां पे परास्त किया था, तो यमुना के तट पे परास्त किया था, यमुना के तट पे। और एक युद्ध हुआ था सिंधु नदी के तट पे। दो जगह युद्ध हुआ। एक सिंधु नदी यहीं से ऐसे निकलेगी, सिंधु नदी ऐसे, तो एक युद्ध होगा कहां, सिंधु नदी के तट पे। और एक युद्ध कहां होगा, तो एक युद्ध होगा यमुना के तट पे। ठीक है, अब देखिए, यूक्रेटाइडस और यूथ्रेडेमस दो तरीके की शाखा है। तो हम पहली शाखा को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, यूक्रेटाइडस को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, यूक्रेटाइडस। तो देखो बच्चों, यूक्रेटाइडस और यूथ्रेडेमस में पहले जो शाखा जन्मेगी वो शाखा का नाम है यूथ्रेडेमस। क्या नाम है, यूथ्रेडेमस। तो यूथ्रेडेमस की जो शुरुआत होगी बच्चों 200 बीसी से स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट होगा, 200 बीसी से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर स्थायित्व पाने में 183 बीसी लग जाएगा। मतलब वो 200 बीसी से आक्रमण करेंगे, कहां पे, इन क्षेत्रों पे, लेकिन स्थायी तौर पे कब से चालू हो जाएगा, 183 बीसी। कब से चालू हो जाएगा, 183 बीसी। तो 183 बीसी में एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम है डेमोट्रियस प्रथम। आपको ज्यादा नहीं याद रखना बच्चों, आपको जो याद रखना मैं खुद बता दूंगा। आपको सिर्फ इतने पूरे कहानी में सिर्फ एक चीज याद रखना है कि भारत में पहली बार हिंद यवन का कौन सा आक्रमणकारी आया था, तो उसका नाम है डेमोट्रियस। क्या नाम है, डेमोट्रियस प्रथम। ये क्वेश्चन पूछता है, कौन सा, डेमोट्रियस प्रथम, डेमोट्रियस प्रथम, डेमोट्रियस प्रथम, डेमोट्रियस प्रथम। इससे भी पहले मैंने एक चीज पूछा था कि भारत में पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन है, भारत में पहला विदेशी आक्रमणकारी राजा कौन है। अरे दारा-ए-बहु, मैंने बताया है भाई, दारा-ए-बहु बताया, इवन डेट के साथ बताया है। तो पहला आक्रमणकारी कौन है, दारा-ए-बहु। किसका है, हिंद ईरानी आक्रमण में पहला कब हुआ था, जो मौर्य काल में हुआ था। कब हुआ था, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मौर्योत्तर। तो मौर्योत्तर काल का पहला आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी कौन हो गया, डिमेट्रियस प्रथम। बच्चों ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो जितना इंपॉर्टेंट है उसके बाद और इंपॉर्टेंट राजा है बच्चों। इसके बाद एक राजा आएगा जिसका नाम है बच्चों मिनांडर। क्या नाम है, मिनांडर। अच्छा, मिनांडर इतना इंपॉर्टेंट राजा रहेगा कि मिनांडर भारत आएगा तो भारत में उसको मिलेगा नागसेन। कौन मिलेगा, नागसेन। और भारत में नागसेन मिलेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा बौद्ध भिक्षु में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, तो वो भारत में मिलेंगे नागसेन से, और नागसेन उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा बच्चों, तो नागसेन उसको बौद्ध भिक्षु बना देगा। क्या बना देगा, बौद्ध भिक्षु बना देगा। इस दौरान उनके बीच बहुत सारी वार्तालाप चलेगी। क्या चलेगी, वार्तालाप चलेगी। और इस वार्तालाप का संकलन किया गया जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। क्या नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिलिंद पन्हो। एक चीज की रचना की गई जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो पूछेगा, मिलिंद पन्हो की रचना किसने की, तो मिलिंद पन्हो की रचना नागसेन ने की। उसमें किस चीज का जिक्र है, तो उसमें मिनांडर और नागसेन की वार्तालाप का संकलन। याद रहेगा, क्या बोल रहे हैं, मिनांडर, नागसेन, मिलिंद पन्हो और डेमोट्रियस प्रथम। ये चार वर्ड याद रखना है इस पूरे कंटेस्ट में। डेमोट्रियस प्रथम,
फिर दूसरा मिनांडर, तीसरा नागसेन, चौथा मिलिंद-पनो। क्लियर हुआ? ये क्या हो गया? हिंद यवन का यूथ्रेडेमस शाखा। यूक्रेटाइडस शाखा में सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी बच्चों, वो इसलिए याद रखनी है कि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों देखो, ये क्लियर हुआ। ये 183 बीसी में पहली बार कौन आया? डेमेट्रियस प्रथम। फिर इसके बाद ये 160 बीसी से चालू होगा। अब देखिए, ये शाखा हो गई। अब इस शाखा की बात करते हैं। तो यूक्रेटाइडस बच्चों, इस शाखा में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक चीज याद रखनी है। उस व्यक्ति का नाम याद रखना। वो व्यक्ति का नाम थोड़ा सा है टफ। कौन से शाखा की बात कर रहे हैं? यूक्रेटाइडस शाखा की बात कर रहे हैं। एंटिया किल्ड्स, थोड़ा सा कठिन। क्या नाम है? एंटिया किल्ड्स नाम का एक राजा है। जैसे ये डेमोट्रियस एक कठिन नाम लग रहा है। मिनांडर तो इजी नाम है, इजी याद रहेगा। एंटिया किल्डस एक राजा का नाम है। उसका एक राजदूत है बच्चों। क्या नाम है? राजदूत। उसका नाम, उसी का नाम मैं इतनी देर से बता रहा था, हेलियोडेरस। हेलियोडेरस। अच्छा, जो एंटी किल्ड्स होता है वो भारत भेजता है हेलियोडेरस को। और भारत में किसका शासन चलते रहता है? उसमें शुंग वंश का। किसका शासन चलते रहता है? शुंग वंश। और शुंग वंश में किसका? भागभद्र का। किसका? भागभद्र का। ध्यान से सुनते चलिए, अभी कनेक्ट हो जाएगा। किसका शासन चलते रहता है? भागभद्र का। तो भागभद्र कौन होता है? भागभद्र वो व्यक्ति है जिसने भागवत धर्म की स्थापना की है। कौन से धर्म की स्थापना की है? भागवत धर्म की स्थापना की है। क्या बोला बच्चों? भागवत का शासन चलते रहता है, भागवत धर्म की स्थापना की है। तो हेलियोडेरस क्या करता है? भागवत धर्म का अनुकरण करने लगता है। और एक चीज की रचना करता है जिसका नाम है गरुड़ स्तंभ। क्या नाम है? गरुड़ स्तंभ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में भागवत धर्म का पहली बार उल्लेख किस स्तंभ में है? किस अभिलेख में? तो गरुड़ स्तंभ में। और गरुड़ स्तंभ का कौन लिखता है? हेलियोडेरस लिखता है। समझ आया? कौन लिखता है? क्या लिखता है? गरुड़ स्तंभ लिखता है। गरुड़ स्तंभ किससे संबंधित है? भागवत धर्म से। भागवत धर्म किससे संबंधित है? भागभद्र से। भागभद्र कौन है? शुंग वंश का राजा। आपको बार बार जोड़ना पड़ेगा ना शुंग वंश, अगर आप पढ़े हो, क्योंकि दोनों पैरेलल है बच्चों। मैं बार बार बोल रहा हूं कि पूरी चीजें जो पूरी कहानी है, पूरी कहानी कैसी है? पैरेलल है। वेब सीरीज देखियो ना, वेब सीरीज में इधर की कहानी चलती रहती है, इधर कहानी चलती है, लास्ट में जुड़ती है। वैसे ही है पूरा ये, कि इधर क्या चल रहा है, इधर एक अलग चीज चल रही है और इधर एक अलग चीज चल रही है। हम बात किसी कर रहे हैं? हिंद यवन की बात करें। जब हिंद यवन की बात करेंगे तो पैरेलल में कौन है? तो हमेशा इन दोनों की स्टोरी चलेगी। अगर आपको क्रोनोलॉजिकल वे में चीजें, हिस्ट्री पता चल गई तो आप कभी गलत नहीं करोगे, ऑप्शन आसानी से काट लोगे। अरे हिंद यवन का कोई संबंध अगर सातवाहन से करते आप मानोगे ही नहीं। सातवाहन का संबंध शकों से था, हिंद यवन से कैसे है? तो हिंद यवन के और शक के संदर्भ में कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप मानोगे ही नहीं कि हिंद यवन और शक का संबंध, मतलब हिंद यवन का संबंध सातवाहन से। हमेशा सातवाहन से किसका संबंध है? शक का संबंध। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, आगे देखो, दिखाते हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये इंपॉर्टेंट, हिंद यवन कंप्लीट। अच्छा, हिंद यवन को कौन हराएगा? वसुमित्र। कहां हराएंगे? यमुना नदी के तट पे। ठीक है, याद रहेगा। और पुष्यमित्र शुंग भी हराता है सिंधु नदी के तट पे। कहां पे हराता है? सिंधु नदी के तट पे। बच्चों एक क्वेश्चन ये पूछता है, हिंद यवन के बारे में एक क्वेश्चन और जो पूछ सकता है वो ये फाइनल एक चीज और रटेंगे आप। हिंद यवन के बारे में किसमें जानकारी मिलती है? तो मालविका अग्निमित्रम और गार्गी संहिता। क्या बोल रहे हैं? दो चीज, मालविका अग्निमित्रम और गार्गी संहिता नाम की दो किताब है। तीसरी किताब कौन सी है? गरुड़ स्तंभ। ये तीन किताबों में हमें किस चीज की जानकारी मिलती है? ठीक है, क्लियर हुआ? देखो थोड़ा,
आगे बढ़े बच्चों, बढ़े। देखो हिंद यवन के बाद हम पढ़ रहे हैं शक, क्योंकि प्रैक्टिकली शक पहले आ गए थे। हम किसके पढ़ रहे हैं? शक, शकों का आक्रमण। अच्छा, इसके संदर्भ में मैंने डायग्राम पहले बना दिया है बच्चों। उत्तर भारत से शकों की शाखा निकाली है। इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं, अगर कहीं पे लगेगा तो बनाएंगे मैम। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो शक है, शक लोग जो थे वो बेसिकली आए थे चीन से। कहां से आए थे? चीन से। और चीन से जब आते हैं तो वो इस तरीके से, चीन से यहां से आए तो चीन से वो मध्य एशिया की तरफ से जाते हैं, फिर यहां आते हैं तो ये 5 शाखाओं में बंटने का प्रयास करते हैं। कितने शाखाओं में? तो 5 शाखाओं के बाद इनकी 2 शाखा मुख्य बच जाती है। कौन, कितनी शाखा बच जाती है? 2। और ये 2 शाखा कहां आती है? भारत में आती है। कहां आती है? भारत में। तो एक जो शाखा होती है बच्चों, वो नासिक वाली शाखा होती है, नासिक क्षेत्र की शाखा होती है। कहां की शाखा होती है? नासिक क्षेत्र की। और एक जो शाखा होती है बच्चों, उत्तर भारत की शाखा होती है उज्जैन, बरार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्से यहां पे बैठते हैं। कितनी शाखा? इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं। प्रारंभ में कितनी शाखा होती है? प्रारंभ में ये क्या होते हैं? जनजातीय समुदाय होते हैं। शक क्या होते हैं? जनजातीय समुदाय होते हैं। और जनजातीय समुदाय से फिर क्या होता है? ये जनजातीय समुदाय कहां जाना चाहता है? मध्य एशिया जाना चाहता है। तो एक शाखा मध्य एशिया चली जाती है। जो दूसरी शाखा होती है 5 शाखाओं में बढ़ती है, फिर उनमें लड़ाइयां होती है आपस में, तो वहां से 2 शाखाएं निकलती हैं। 2 शाखाओं में एक शाखा कहां बैठती है? उज्जैन, बरार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान वाले क्षेत्र में। और ये नासिक क्षेत्र, नासिक क्षेत्र बोले तो नागपुर वाले क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? नागपुर वाले क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? नागपुर वाले क्षेत्र में। बच्चों यहां से 2 चीजें, 2 राजवंश आएंगे। पश्चिम क्षेत्र में 2 राजवंश आएंगे। एक को छहरात राजवंश बोलेंगे और एक को कादर्मक राजवंश बोलेंगे। इतना डिटेल नहीं जानना है, आप बस इतना जान लो कि शक में आप 2 राजाओं को पढ़ोगे। कितने राजाओं को पढ़ोगे? 2 राजाओं को पढ़ोगे। और दोनों राजाओं को आप जानते हो। एक का नाम है बच्चों नहपान। क्या नाम है? नहपान। और एक राजा का नाम है रुद्रदामन। क्या नाम है? रुद्रदामन। नहपान और रुद्रदामन। नहपान और रुद्रदामन। नहपान है और रुद्रदामन। और ये नहपान और रुद्रदामन कौन है तो उसको थोड़ा देखते हैं। अच्छा, नहपान के बारे में मैंने आपको बताया है और रुद्रदामन के बारे में बताया। नहपान वो राजा है बच्चों जो गौतमी पुत्र सातकर्णी से युद्ध करता है। किससे युद्ध करता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। और गौतमी पुत्र सातकर्णी कौन से राजवंश का है? सातवाहन राजवंश का है। शक की लड़ाई मैं सातवाहन से बता रहा हूं, सिर्फ 2 राजा बता रहा हूं जो अपने को याद रखना है। कौन कौन सा? पहले राजा का नाम क्या है? नहपान। पहले राजा का नाम क्या है? नहपान। और दूसरे राजा का नाम क्या है? रुद्रदामन। अच्छा, रुद्रदामन के बारे में तो बहुत सारी चीजें पता है कि उसने जूनागढ़ अभिलेख और गिरनार अभिलेख लिखा है। तो उसने कौन सा एक अभिलेख लिखा है बच्चों? उसने जूनागढ़, या उसी को कौन सा बोलते हैं अभिलेख? गिरनार अभिलेख बोलते हैं। अच्छा, संस्कृत भाषा में ध्यान से सुनिएगा, संस्कृत भाषा में भारतीय इतिहास में लिखा गया पहला अभिलेख जो है वो जूनागढ़ अभिलेख है। क्या बोल रहा हूं? संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख। बच्चों इसके पहले मैंने मिलिंद पन्हो बताया था। मिलिंद पन्हो पाली भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? पाली भाषा में लिखा गया। अच्छा, कई लोग जो नए बच्चे हैं आपको ये नहीं समझ आ रहा ये पाली कब बोल देता है, कब अवधि बोल देता है, तो ये सब पहले बताया गया है। अशोक के टाइम काल में शिलालेख या अभिलेख लेखन की शुरुआत हुई जो 5 भाषाओं में था। कितने भाषाओं में था? है ना? कौन कौन सी? पहला ब्राह्मणी, दूसरा खरोष्ठी, तीसरा प्राकृत, चौथा अरमाइक और 5वां यूनानी लिपि। तो 5 ये भाषाओं में अभिलेख लिखे गए, उन्हीं भाषाओं में लिखे जाते हैं। तो प्रश्न ये पूछता है कि संस्कृत भाषा में भारतीय इतिहास में पहला अभिलेख कब लिखा गया? तो जूनागढ़ का अभिलेख लिखा गया जो गिरनार अभिलेख भी कहलाता है। पाली भाषा में कौन सा अभिलेख लिखा गया? निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख पाली भाषा में लिखा गया? मिलिंद पन्हो दिखेगा तो आप मिलिंद पन्हो टिक करेंगे। मिलिंद पन्हो किसके द्वारा? नागसेन के द्वारा। इसमें किसका उल्लेख है? नागसेन और मिनांडर की बीच के वार्तालाप है। याद रहेगा, बीच बीच में बहुत सारे फैक्ट बताते चलता हूं, उसको याद करते हैं। देखो बच्चों, जो रुद्रदामन था, रुद्रदामन का युद्ध होगा बच्चों वशिष्ठी पुत्र पुलवामी से। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी से होगा।
अच्छा, जब इनसे युद्ध होगा तो रुद्रदामन और दोनों के संदर्भ में याद रखना, गौतमी पुत्र सातकर्णी यहां पे जीत जाएगा। विनर कौन होगा? गौतमी पुत्र सातकर्णी। लेकिन यहां पे कौन जीतेगा? रुद्रदामन जीतेगा। यहां दो युद्ध होगा बच्चों, दोनों युद्ध में दो युद्ध होगा और दोनों युद्ध में कौन जीतेगा? रुद्रदामन जीतेगा। कौन जीतेगा? रुद्रदामन जीतेगा। यानी किसकी अंत में विजय किसकी हो रही है? शकों की विजय हो रही है। और सातवाहन को कौन कमजोर कर रहा है? वाकाटक कमजोर कर रहे हैं। सातवाहन का शक से युद्ध तो हो रहा है, तो सातवाहन का किसे युद्ध हो रहा है? शक से। तो सातवाहन कमजोर तो हो रहे हैं, लेकिन उसका फायदा कौन उठा ले जाएगा? वाकाटक। वाकाटक सातवाहन को समाप्त कर देंगे। समझ आया? रुद्रदामन एक प्रतापी राजा रहेगा तो किसको बचा ले जाएगा? अपने शक वंश को बचा ले जाएगा। और ये शक लगातार कहां कहां राज करते रहेंगे? तो नासिक क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र, इसमें गुजरात क्षेत्र को भी हिस्सा डाल दो बच्चों। गुजरात क्षेत्र, नासिक क्षेत्र, गुजरात महाराष्ट्र इन साल वाले क्षेत्र में, और यहाँ पे उज्जैन, बरार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन होगा? दूसरी शाखा रहेगी। तो अल्टीमेटली डोमिनेटिंग शाखा कौन सी रहेगी? ये वाली रहेगी। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो दो महत्वपूर्ण राजा शकों के संदर्भ में कौन कौन सा होगा बच्चों? तो शकों के संदर्भ में अगर बात करोगे तो दो महत्वपूर्ण राजा में एक हो गया बच्चों नहपान, जो कि युद्ध हार जाएगा, और एक होगा रुद्रदामन, जो कि युद्ध जीत जाएगा और दो युद्ध जीतेगा। और इन शकों को हराएगा कौन? इन शकों को हराएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विक्रमादित्य। अरे वही विक्रमादित्य है जो विक्रम संवत स्टार्ट करता है। विक्रम संवत, अरे जो अभी भारत का विक्रम संवत, अभी कौन सा सन चल रहा है? 2025। लेकिन विक्रम संवत में कितना ऐड होता है? 76 ऐड होता है। कैसे आप कैसे नहीं बता पा रहे हो? 82 बोलते रहो। शक संवत, विक्रम संवत, गुप्त संवत, बहुत सारे संवत हैं, 5-6 संवत हैं। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, विक्रमादित्य कौन सा संवत स्टार्ट करेगा? विक्रम संवत। किसको हरा के स्टार्ट करेगा? शकों को हरा के स्टार्ट करेगा। और कौन सी उपाधि लेगा? शकारी की उपाधि लेगा। शक का अरी, शकों का दुश्मन, शक को मैंने नष्ट किया, शकारी की उपाधि लेगा। बच्चों इसमें ना जो चीज पूछता है, दो चीज पूछता है, क्षत्रप और महाक्षत्रप की उपाधि किसने धारण की थी? तो क्षत्रप और महाक्षत्रप की उपाधि, अब और फैक्ट वाली चीज, क्षत्रप और महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी नहपान ने। तो याद रखिएगा, नहपान को क्षत्रप और महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। अभी इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपने प्राचीन भारत में एक झील का नाम सुना होगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट झील माना जाता है, जिसे सुदर्शन झील कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रुद्रदामन का एक राज्यपाल हुआ करता था जिसका नाम था सुविशाख। क्या नाम था? सुविशाख। तो सुविशाख ने, बच्चों ध्यान से सुनो, क्या नाम था? सुविशाख। तो सुविशाख ने क्या किया? सुविशाख ने सुदर्शन झील का मरम्मत कार्य किया। क्या किया? सुदर्शन झील का मरम्मत कार्य किया, जिसको जीर्णोद्धार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीर्णोद्धार। तो निम्नलिखित में से किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया? 4 ऑप्शन देगा, तो उसका नाम क्या है? सुविशाख। क्लियर हुआ? शक पूरी तरह से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हिंदी अवन देखो, और एक बार हिंदी अवन पहले एक बार देख लो जल्दी से, क्या क्या है। रीड करो एक बार। थोड़ा सा नाम याद होने में थोड़ा डिफिकल्टी होगा। अच्छा, हिस्ट्री के जितने भी पीपीटी और स्लाइड आपको क्लास में बता रहे हैं, मैं पीपीटी से भी पढ़ा सकता हूँ, पीपीटी बनी रखी हुई है, लेकिन अभी इसके माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, याद करा रहा हूँ, ताकि आपको पूरी चीजें दिखें। ठीक है, पीपीटीज में वही लिखा है जो आपकी किताब में लिखा है ना? तो ये चीज ऐसा है कि इस चीज को आप अच्छे से एकदम कनेक्ट करते जाओ, ये आपको बहुत काम देगा। आपकी बुक जो है वो प्री कम मेंस बेस है, आंसर राइटिंग बेस है ना, तो आपको फैक्ट में बहुत सारे इसमें देते रहा, तो इसलिए बुक में लगातार स्टिकी नोट्स का प्रयोग करें, या उसी बुक के शॉर्ट नोट्स बनाते चलें। इसके नोट्स जरूर आप बनाइएगा। आपको डेली शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये नहीं, और कौन नहीं हुआ तो हो जाएगा। जो भी शेयर नहीं होगा, आप देखो, जो भी शेयर नहीं होगा आप नंबर रखे हो रिसेप्शन में, पीर भाई साहब का नंबर रख लो और सोमेश भाई साहब का नंबर रख लो।
आप हमें कॉल मत करो। ये जिम्मेदारी किनकी है? संस्था में अलग अलग व्यक्ति की जिम्मेदारी। मेरी जिम्मेदारी क्या है? आपको पढ़ाने की और टेस्ट लेने की। टेस्ट की उत्तरमाला नहीं मिली है, किताब टाइम पे नहीं मिली है, इन सब की जिम्मेदारी के लिए आप 2 व्यक्ति रिसेप्शन में बैठते हैं, आप उनसे बोलिए, वो आपको अवेलेबल कराएंगे। अब जब वो अवेलेबल नहीं कराएंगे तो यू हैव माय नंबर, यू कैन मैसेज। आप मैसेज करोगे तो आपको विदिन 10 मिनट्स आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा। अगर मैं क्लास नहीं ले रहा हूं तो, क्लास ले रहा हूं तो मैं मैसेज नहीं देख पाता हूं, तो आपको 1.5-2 घंटे बाद मिलेगा रिप्लाई। ठीक है, ये हुआ। आगे बढ़ते हैं। बच्चों इन्हें क्या कहते हैं? ईरानी आक्रमणकारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईरानी आक्रमणकारी भी कहते हैं। हिंद पल्लव आक्रमण, ईरानी आक्रमणकारी। एकदम कम कम पढ़ रहे हैं। देखो हम इसके पहले 2 राजा ही पढ़े हैं, आपको लग रहा है ज्यादा, लेकिन हम पढ़े सिर्फ 2 राजा हैं। 2 राजा की इंपॉर्टेंट बात है। इसके पहले भी हम सिर्फ 3 राजा ही पढ़े हैं। 3 तो 5 ही राजा आप पढ़े हो, बस स्टोरी लाइन आपको कनेक्ट करना है। जो इंपॉर्टेंट है वो देखो। पल्लव वंश के संस्थापक जो माना जाता है वो बच्चों एक ही दो, इसमें भी 3 चीज पढ़नी है। मिथ्रेडेट्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? मिथ्रेडेट्स को। मिथ्रेडेट्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? मिथ्रेडेट्स को माना जाता है। तो पूछता है सिर्फ इसमें एकदम ऊपर क्वेश्चन पूछे, पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? तो मिथ्रेडेट्स। याद रहेगा ये मिथ्रेडेट्स। ठीक है, अब देखो मिथ्रेडेट्स संस्थापक है इसलिए इंपॉर्टेंट राजा है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण राजा का नाम है बच्चों, उसका नाम है गोंदो फर्निस। गोंदो फर्निस। क्या नाम है? गोंदो फर्निस। गोंदो फर्निस एक महत्वपूर्ण राजा रहेगा। किसका? पल्लव वंश का। क्यों रहेगा? सेंट थॉमस नाम के एक व्यक्ति हैं जो ईसाई धर्म को पहली बार लेके आएंगे भारत में। ध्यान रखिएगा, ईसाई धर्म शुरुआत हो चुका है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ये इसके पर ये जो जितने विदेशी आक्रमण है, ये बीसी चल रहा है। बीसी के बाद क्या जाए? शक आएगा, एडी आ जाएगा, 80 एडी आ जाएगा। फिर एडी का मतलब होता है बच्चों यीशु मसीह का जन्म हो चुका है और ईसाई धर्म का प्रचार होना चालू हो गया, आफ्टर क्राइस्ट, है ना। ठीक है, तो जब गोंदो फर्निस जो होते हैं, गोंदो फर्निस के टाइम पीरियड में कौन आता है? तो सेंट थॉमस आते हैं। कौन आता है? सेंट थॉमस आते हैं। और सेंट थॉमस आते हैं बच्चों, और सेंट थॉमस आके क्या करते हैं? ईसाई धर्म का प्रचार करना चालू करते हैं। किसका प्रचार करना चालू करते हैं? ईसाई धर्म का। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रसार करना चालू कर देते हैं। और क्या होता है? जो कुषाण होते हैं बच्चों, अब धीरे से इसके बाद कौन आने वाले हैं? कुषाण आएंगे। तो कुषाण आएंगे और कुषाण क्या करेंगे? पूरी तरीके से हिंद पल्लव के लोगों को समाप्त करेंगे। कैसे समाप्त करेंगे तो समझिएगा। बच्चों ये तक्षशिला है। ये जो हिंद पल्लव के लोग हैं ना, इनको हिंद यवन के लोगों को हरा दिया गया है। और फिर कौन आ गए? शक आ गए। शक कहां भाग रहे हैं? शक मध्य एशिया की तरफ भागे हैं और कुछ शक नीचे की तरफ भागे। तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में कौन भागा? कौन भाग के कब्जा किया? पल्लव लोग। तो पल्लव लोग कहां बैठ गए? तक्षशिला में बैठ गए। और इधर कौन है? इधर एक जनजातीय समुदाय है जो इसको अटैक करेगा और इधर भागेगा और फिर यही आके ऐसे एंट्री। तो कुषाण किसको हराएंगे? हिंद पल्लव को हराएंगे। और कुषाण हराएंगे किसको? हिंद पल्लव को। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कुषाण किसको हरा दिया? हिंद पल्लव को हरा दिया। और किसकी स्थापना करेगा? कुषाण वंश की। और कुषाण स्पेशली नॉर्थ इंडिया में पूरी तरीके से डोमिनेट करने लगेंगे। पूरी तरीके से क्या करने लगेंगे? डोमिनेट करने लगेंगे। बच्चों इसमें एक चीज आपको याद रखना है, पेशावर अभिलेख जो सेंट थॉमस है ना, पेशावर, देखिए पेशावर अभिलेख, गोंदो फर्निस के बारे में जानकारी पेशावर अभिलेख से मिलती है। यानी पेशावर अभिलेख किसने लिखा है? गोंदो फर्निस ने लिखवाया है। सेंट थॉमस जो थे वो ईसाई धर्म का प्रचार करने के भारत आते हैं, लेकिन मद्रास के क्षेत्र के पास उनकी हत्या कर दी जाती है। किसकी? सेंट थॉमस। अच्छा ये तो हो गया। पिक्चर का दूसरा पहलू जो शानदार चीज है, जो आपकी समझ से परे है, आज मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूं।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो धर्म, पृथ्वी में जब पहली बार मनुष्य पैदा हुआ, और मनुष्य पैदा हुआ तो कौन सा धर्म आया? दुनिया की हर वो चीज जो मनुष्य को जीवन जीने में सहायक है वो उसके लिए पूजनीय है। हर आवश्यक वस्तु उसके लिए क्या थी? पूजनीय थी। पहला धर्म ये हुआ, आप ये अंडरस्टूड कीजिए। दूसरा धर्म जो आया बच्चों, प्रकृति धर्म आया। कौन सा धर्म आया? प्रकृति धर्म आया। अच्छा, प्रकृति धर्म जब आया बच्चों, ये सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान है। जब प्रकृति धर्म आया बच्चों, तो इसमें भी क्या आ गया बच्चों? इसमें मातृ सत्तात्मक, माताओं को ज्यादा वैल्यू दी गई। क्यों वैल्यू दी गई? उसका रीजन ये था बच्चों, क्योंकि दे हैव अ पोटेंशियल फॉर क्रिएशन। उनके अंदर वो भगवान ने वो बोलना चाहिए क्या, कुदरती चीज दे रखी है कि वो किसी जाति को जन्म दे सकती है, किसी व्यक्ति को जन्म दे सकती है, किसी जीव को जन्म दे सकती है। क्रिएशन का पावर मनुष्य, पुरुष के पास नहीं है, वो किसके पास रहा? महिलाओं के पास रहा। इसने मात्र सत्तात्मक समाज में प्रारंभ में रहा। धीरे से क्या हुआ? प्राकृतिक धर्म में, प्रकृति धर्म में ही आया बच्चों, और प्रकृति धर्म में ही एक धर्म का एक बंटवारा ये हो गया जिसमें मानवीय धर्म आने लगा। प्रकृति धर्म के साथ क्या चीज जुड़ गया? मानवीय धर्म। जैसे पानी गिरेगा, ठीक है, पानी की पूजा करते, नहीं नहीं पानी नहीं, अब इंद्र की पूजा करेंगे। अग्नि, नहीं नहीं नहीं, अग्नि को भगवान बना देंगे। वायु, नहीं नहीं वायु ने, वायु का भी एक भगवान होगा। नासत्य एक भगवान होंगे, शूद्रों का एक भगवान होगा। मतलब हर प्रकृति की चीजों को क्या बना दिया गया? मानवीय, मनुष्य से जोड़ दिया गया। कुत्ते को भगवान कुत्ते के रूप में, मनुष्य को भगवान मनुष्य के रूप में। तो मनुष्य, हम इतिहास पढ़े, इतिहास कौन लिखेगा? मनुष्य लिखा। तो मनुष्य को किस रूप में दिखेगा? मानवीय धर्म। जब प्रकृति धर्म और मानवीय धर्म आया बच्चों, तो मानवीय धर्म के साथ साथ ना फिर वेदों की रचना हुई। जब वेदों की रचना हुई बच्चों, तो कौन सा धर्म आ गया? ब्राह्मण धर्म। कौन सा धर्म आ गया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद आया तो उसी ब्राह्मण धर्म में टोना, टोटका, जादू, टोना, काला जादू, ये सब चीजें आ गई। जब ये चीज आ गई, यानी सामाजिक कुरीतियां आ गई, तो ब्राह्मण धर्म को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए एक नया धर्म आया। ब्राह्मण धर्म की कमियों को दूर करने के लिए जैन धर्म आया। कौन सा धर्म आया? और जैन धर्म की वजह बात, जैन धर्म के में जो कमियां थे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो वस्त्र धारण नहीं करते थे, उन्होंने संलेखना, संथारा लेके आया। संथारा सब अनुकरण नहीं कर सकते हैं, सब फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या आया? जैन धर्म को, जैन धर्म के डोमिनेंस को कम किया गया। और कौन सा धर्म आया? बौद्ध धर्म आया। बौद्ध धर्म आया। बौद्ध धर्म आया, प्रारंभ में खूब चला, पर बौद्ध धर्म में भी फिर क्या आ गए? हीनयान, महायान, दो शाखाएं आ गई। कौन कौन सी? हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, हीनयान और महायान। जब महायान शाखा आई, पूरा प्रगतिवादी विचारधारा। हीनयान पुराने बौद्ध की विचारधारा पे। बौद्ध जो धर्म था वो मध्यम मार्गी था। तो जब बौद्ध धर्म, अशोक के बाद जब मौर्य काल समाप्त हुआ, तो बौद्ध धर्म कम हो गया, और धीरे से पुष्यमित्र शुंग आया, शुंग वंश लेके आया, तो वापस से कौन सा धर्म लेके आया? वापस से वो वैदिक धर्म लेके आया। कौन सा धर्म लेके आया? वैदिक धर्म लेके आया। बच्चा ध्यान दो, इधर ध्यान लिखते रहो, ध्यान भी देते रहो। कौन? देखो सामने लिखा हुआ है, वैदिक धर्म लेके आया। क्या धर्म लेके आया? वैदिक धर्म। अब इस बार वैदिक धर्म थोड़ा सा बदलेगा, और वैदिक धर्म कौन सा धर्म में बदल जाएगा? भागवत धर्म में बदल जाएगा। आएगा भागवत धर्म आया ना, भागभद्र लेके आया, शुंग वंश का राजा। जोड़ते चलो, पूरा इतिहास जोड़ रहे हैं। कौन सा धर्म आ गया? भागवत धर्म आ गया। और भागवत धर्म फिर 3 हिस्सों में टूटेगा। कौन सा धर्म? एक कहलाएगा शैव धर्म, एक कहलाएगा वैष्णव धर्म, और धीरे से अब मात्र देवी की पूजा, जो वो कमी रह गई थी, उस कमी को पूरा करेंगे शाक्त धर्म के आधार पे। कौन सा धर्म के आधार पे? शाक्त धर्म के आधार पे। ये सब कहानी चली बच्चों बीसी की। सब कहानी कब की चली है? बीसी की। अब देखो आगे कहानी में थोड़ा ट्विस्ट होगा, और ट्विस्ट किस तरीके से होगा देखते हैं। अब भागवत धर्म आएगा, धीरे से विदेशी आक्रमणकारी आना चालू हो गए, शक कुषाण हून आना चालू हो गए। जैसे विदेशी आक्रमणकारी आएंगे, तो अब धीरे से एक धर्म पैदा होगा जो इस पूरे काम को करेगा। ये कहलाएगा एडी या कहलाएगा एसी। ये कहानी पूरी ऊपर की थी, मतलब बिफोर क्राइस्ट, बीसी की कहानी थी। बिफोर क्राइस्ट बीसी की कहानी थी। अब क्या होगा? अब धीरे से एक धर्म पैदा होगा, जिस धर्म को कहा गया ईसाई धर्म। क्या कहा गया? ईसाई धर्म कहा गया। ईसाई धर्म कहा गया। बच्चों
अगले पेज में जाना पड़ेगा यार। चलो ठीक है, इसको अगर मैं इधर कंसिडर करके बता दूं तो चलेगा, क्योंकि एक साथ बताना जरूरी है, आपको समझ में तो आए, आपकी मिथ्या दूर हो जाए इतिहास पढ़ के। देखो धीरे से ईसाई धर्म के बाद बच्चों, धीरे से जब चीजें आगे बढ़ेंगी तो ईसाई धर्म जब पैदा होगा बच्चों, तो ईसाई धर्म के साथ जहां पे ईसाई धर्म पैदा हुआ है, फिर ईसाई धर्म को जब बढ़ाने की बात चलेगी अच्छे से, तो एक ही जगह होगी जहां पे 3 धर्म पैदा होंगे। उस जगह का नाम है जेरूसलम, जिसको लेके आज भी लड़ाइयां होती है। इजराइल फिलिस्तीन लड़ाई चल रही ना, किसकी लड़ाई है? वो लड़ाई है यहूदी की, वो लड़ाई है ईसाई की, वो लड़ाई है इस्लाम की। ये तीनों लड़ाइयां हैं और तीनों धर्म एक ही जगह से पैदा हुए। उस जगह का नाम है जेरूसलम। क्या नाम है? जेरूसलम। तो ईसाई धर्म तो पैदा हुआ, ईसाई धर्म के बाद धीरे 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 समय और बीता, तो जेरूसलम में ईसाई धर्म के साथ ही पहले में एक और धर्म आया जिसे कहा गया यहूदी धर्म। क्या कहा गया? यहूदी धर्म। और इसी दौरान बच्चों 632 एडी में मोहम्मद पैगंबर ने एक नया धर्म लेके आया जिसे कहा गया मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म कहा गया। क्या कहा गया? इस्लाम धर्म कहा गया। ये कौन सा धर्म आया? इस्लाम धर्म आया। बच्चों इस तरीके से चीजें बदलती नहीं, और इस्लाम धर्म इतना डोमिनेंट किया, इस्लाम धर्म की पूरा मिडिल ईस्ट और मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट बोले तो सीरिया, बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, यमन, जितना भी आपने सुना है ना, ईरान, इराक, पूरा इस जगह कौन सा धर्म का प्रचार हुआ? इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ। और फिर बच्चों इसी तरीके से इसी क्रम में आगे बढ़ते रहे। जब 1300 एडी के आसपास की बात आई, तब धीरे से बच्चों एक धर्म पैदा हुआ जिसे कहा गया सिख धर्म। गुरु नानक जी का जन्म हुआ तलवंडी क्षेत्र में। गुरु नानक जी ने फिर एक धर्म को पैदा किया, सिख धर्म को लेके आए। इसी क्रम को और आगे बढ़ाते रहे। आपने लोटस टेम्पल का नाम सुना होगा। लोटस टेम्पल में एक नया धर्म आएगा 1860 के आसपास, 1850 के आसपास, 1815 एडी के बाद, 50 एडी के बाद एक धर्म आएगा जिसे क्या कहा गया? बहाई धर्म कहा गया। क्या कहा गया? बहाई धर्म कहा गया। ठीक है, तो ये धर्म का विकास क्रम ऐसे रहा है बच्चों। ये धार्मिक विकास क्रम के दौरान अब यहाँ पे ना सिख धर्म और बहाई धर्म के बीच एक घटना होती है जिसे बोलते हैं विश्व इतिहास में इतिहास का पुनः जागरण, रेनेसेंस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना। इतिहास का पुनर्जागरण बोलते हैं, जिसमें पुनर्जागरण मतलब धर्म डोमिनेट नहीं करेगा, अब साइंस डोमिनेट करेगा। न्यूटन पैदा होगा, गैलीलियो पैदा होगा, आइंस्टीन पैदा होगा, जिन्हों अलग अलग चीजों को पैदा करेंगे। धर्म बस नहीं है, अब सत्य जो होगा वो साइंस के आधार पे होगा, एक पैरल वर्ल्ड पैदा होगा। इसलिए यहां तक जो मनुष्य पैदा हो रहा था ये सब होमोसेपियंस कहला रहा था, लेकिन ये मॉडर्न होमोसेपियंस पैदा होगा। कब पैदा होगा? 1800 के इकाई के आसपास, 1750 से लेकर 1800 इकाई के आसपास कौन पैदा होगा? होमोसेपियंस पैदा होगा। मतलब कैसा? मॉडर्न होमोसेपियंस पैदा होगा। उसको और समझिएगा। अभी आपको ना ये लेक्चर का जो कंटेस्ट है ना हिस्ट्री का इतना ही है। अभी मैं आपको कुछ और चीज बता रहा हूं जो आई ओपनिंग चीज है, समझिएगा। ये पैदा हुआ ऐसा। अब देखो पैरेलल वर्ल्ड की एक और कहानी बताते हैं, क्या होगा, क्या होने वाला है। ये तो हुआ इतना, इसके बाद सुनिएगा। इसके बाद बच्चों जब साइंस पैदा होगा, है ना, तो साइंस पैदा होगा, तो साइंस कैसे पैदा होगा? साइंस हिस्ट्री में भी घुसेगा, साइंस पॉलिटी में भी घुसेगा, साइंस इकोनॉमिक्स में भी घुसेगा, साइंस आपका हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में भी घुसेगा, और साइंस फिर आपका इन्वायरमेंट में भी घुसेगा। साइंस का एंट्री हर जगह होगा। साइंस जब हिस्ट्री में घुसेगा तो इतिहास लेखन की 5 शाखाएं पैदा होंगी। अगर आप भारत का इतिहास ब्रिटेन में जाके पढ़ोगे ना, तो ब्रिटेन वाले भारत का इतिहास अलग तरीके से लिखे। तो 5 तरीके की विचारधारा, जिसमें प्राच्यवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा, मतलब एक थॉट प्रोसेस है। इस बेसिस पे क्या लिखा जाएगा? हिस्ट्री लिखा जाएगा। तो साइंस किस में आ जाएगा? हिस्ट्री में आ जाएगा। तो हिस्ट्री का एक अपना एक साइंस आ जाएगा। पॉलिटी का एक अपना एक साइंस आएगा, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी का साइंस, जिससे हिस्ट्री और पॉलिटी अलग नहीं है। कैसे? तो आप समझिएगा। आपने अभी सिर्फ एक चीज समझिएगा, मार्क्स को समझेंगे। मार्क्स क्या होता है? मार्क्स मतलब आखिर ऐसा क्यों हो, कुर्सियां जब आपको पद में बैठना होता है, कुर्सियां
एक अच्छी मोटे गद्देदार वाली कुर्सी और एक नॉर्मल 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 कुर्सी क्यों होती है? सब बराबर हैं, सब समान रहे। तो दो वर्ग, सर्वहारा और बुजुर्गा। बुजुर्गा मतलब एक एलीट क्लास होगा। समाज में दो ही तरीके के लोग होते हैं, एक शासक जो शासन करता है और एक शोषित जिसके ऊपर शोषण किया जाता है। तो दो तरीके की चीज पैदा होंगी। ये मार्क्स बोलता है। क्या बोलता है मार्क्स? कि समाज में कोई जाति, कोई धर्म, कोई कुछ नहीं होता। समाज में दो लोग होते हैं, एक होता है राजा और एक होता है मजदूर। राजा मजदूर से काम कराता है और उसके दिमाग के साथ खेलता है, और मजदूर जीवन में राजा की तरह नहीं सोचना चाहता, इसलिए मजदूरी करता है। तो समाज में सिर्फ दो होते हैं। ये कौन मैसेज लेके आएगा? मार्क्स मैसेज लेके आएंगे। मार्क्स से ही बच्चों एक चीज पैदा होगी, लेनिन पैदा होगी, लेनिनवाद। इसको भगत सिंह इसको फॉलो करेंगे। लेनिनवाद से एक और चीज पैदा होगी जिसे स्टालिनवाद कहेंगे, स्टालिनवाद कहेंगे। इसी तरीके से और एक चीज पैदा होगी बच्चों, पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद। ये सब आप अभी समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। इसी पे कोविड-19 हो गया बच्चों, इसी पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, इसी पे सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया। आपको आइडिया भी नहीं। जो समाजवाद है वो उस कॉन्सेप्ट है रशिया का, जो पूंजीवाद है वो कॉन्सेप्ट है अमेरिका का। पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में टूटेगा। एक फॉलो करेगा पूंजीवाद को। रशिया यूक्रेन का वॉर ही इसी चीज का है। यूक्रेन बोलता है मैं पूंजीवाद को फॉलो करूंगा, रशिया बोलता है अबे बेटा तू मेरा है, तू पूंजीवाद कैसे फॉलो करेगा? मतलब इसके पीछे और भी कहानी कुछ और है। नाटो की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो एक सैन्य बल का ग्रुप होता है। नाटो में शामिल होना चाहता है कौन? यूक्रेन। और नाटो किसके द्वारा बनाया गया है? अमेरिका के द्वारा। अगर तुम्हारे घर के बगल का भाई आदमी तुम्हारे दुश्मन का दोस्त हो जाए तो तुम्हारा दुश्मन होगा कि नहीं होगा? और तुमने ही उसको घर दिया है रहने के लिए। इस चीज से रशिया क्या कर रहा है? यूक्रेन को कंट्रोल करके रखा है। नहीं, तो पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद। साम्यवाद चाइना, सरकार ने जो बोल दिया है वो मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे गला काट दिया जाएगा। ये कौन कहता है? साम्यवाद। इसी से बच्चों और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। लेक्चर को बंद करो।